पहलगाम में जो कांड हुआ, घटना हुई, ये इस बात का लेटेस्ट एग्जांपल है कि सबसे बड़ा हथियार भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चाइना का हिंदू मुसलमान के बीच में देश को बांटने का है। अब इसके अलावा मुझे कुछ कहने की आवश्यकता किसी और के देते हैं, ऐसे नमक आराम से बच कर रहना है, इन जैसे शब्दों को वो इस्तेमाल करते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? और मोदी जी स्वयं ये कहते हैं कि वो तो 40 साल तक भीख मांग के खाते थे, तो मोदी जी के पास तो एक भी पैसा नहीं होना चाहिए। जो भी पैसा होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए? जो वो किसी भी पद पर आकर प्राप्त किए, जैसे कि वो मुख्यमंत्री बने, जैसे कि वो प्रधानमंत्री बने। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कौन होते हैं? बाबा साहब के संविधान के एजेंडे पे चलना है, इन्हें मजबूरी है इनकी, नहीं तो आरएसएस के हेडक्वार्टर नाराज हो जाएगा। तो ये सब काम तो ये उसलिए करते हैं। जीतना तो इन्हें इलेक्शन मशीनों द्वारा है। जैसे ही मशीनों द्वारा इलेक्शन खत्म होगा, आरएसएस और बीजेपी के हर कैंडिडेट की जमानतें जब्त होंगी। उसके बाद जो भी सरकार आएगी वो लंबे समय तक बाबा साहब के कानून और बाबा साहब के संविधान के तहत मुकदमे चला के ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल पारदर्शी। हम थोड़ा दूसरी तरफ चलते हैं। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कभी मतलब वो हर वक्त जब चुनाव आता है देश में, किसी राज्य में, या फिर विधानसभा हो, लोकसभा हो, या कोई और अन्य चुनाव हो, उनका बयान लगातार आता रहता है, खासतौर पर हिंदू मुसलमान करने के लिए। इस बार महिलाओं को लेकर के अभद्र टिप्पणी किया है, उनके बुर्खा को लेकर के जातिवाचक जो है शब्दों से कहीं ना कहीं जो उनके धार्मिक आहार करने की बात करते हुए दिखाई दे रहा है। इसको कैसे देखें? चाइना और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, वहां की जो डीप स्टेट है और एस्टेब्लिशमेंट है, उसने भारत के लिए फॉर्मूला, भारत को कमजोर करने के लिए बना रखा है। हिंदू और मुसलमान, जो जो व्यक्ति और जो जो संस्थान हिंदू मुसलमान करते हैं, वो सब चाइना और पाकिस्तान के एजेंडा पे, कुछ लोग उनसे पैसे लेके, कुछ लोग उनके पैसे लिए बगैर ये कार्य को करते हैं। पहलगाम में जो कांड हुआ, घटना हुई, ये इस बात का लेटेस्ट एग्जांपल है कि सबसे बड़ा हथियार भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चाइना का हिंदू मुसलमान के बीच में देश को बांटने का है। अब इसके अलावा मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। गिरिराज किशोर जी आरएसएस से संबंधित हैं, वो एक केंद्रीय मंत्री के पद पे बैठे हुए हैं, वो जनता द्वारा चुने हुए नहीं है, वो मशीनों द्वारा चुने हुए व्यक्ति हैं। इसलिए उनसे क्या उम्मीद की जाए? वो आरएसएस के फॉर्मूले पे, जो चाइना और पाकिस्तान का भी फॉर्मूला है, उस पर नहीं चलेंगे तो वो अपने संगठन में ग्रो कैसे करेंगे, ऊपर कैसे बढ़ेंगे, आगे कैसे चलेंगे? वो तो मंत्री नहीं रहेंगे अगर उन्होंने ये फॉर्मूला फॉलो नहीं। लेकिन बिहार में चुनाव है, बिहार में ही कई ऐसे सांसद है, अशोक यादव जी की चर्चा कर लीजिए, या फिर जो है मंत्री में गिरिराज सिंह जी का, ये लोग लगातार इस तरह की बयान देते हैं। यहाँ तक कि अशोक यादव तो साफ साफ कह रहे हैं, अनाज लेते हैं मोदी जी का, पैसा लेते हैं मोदी जी का, किसान के नाम पर जो है मोदी जी का पैसा 6,000 रुपए लेते हैं, लेकिन वोट किसी और को देते हैं। ऐसे नमक आराम से बच कर रहना है, इन जैसे शब्दों को वो इस्तेमाल करते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? और मोदी जी स्वयं ये कहते हैं कि वो तो 40 साल तक भीख मांग के खाते थे, तो मोदी जी के पास तो एक भी पैसा नहीं होना चाहिए। जो भी पैसा होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए? जो वो किसी भी पद पर आकर प्राप्त किए, जैसे कि वो मुख्यमंत्री बने, जैसे कि वो प्रधानमंत्री बने। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कौन होते हैं? बाबा साहब के संविधान के अनुरूप देश की जनता के नौकर, वोटर्स के नौकर, राइट जी। तो नमक हरामी कौन कर सकता है या नहीं कर सकता? जो किसी का नौकर हो या किसी का मालिक हो। मालिक नमक हरामी कर ही नहीं सकता और नौकर ही नमक हरामी कर सकता है। गिरिराज किशोर जी भी जनता के नौकर हैं, वोटर्स के नौकर हैं, और मोदी जी भी जनता के नौकर हैं। और वो है तो, और मोदी जी के पास तो अपना स्वयं का एक भी पैसा है ही नहीं, और उन्होंने अगर कोई एक पैसा भी अपना दिया हो तो वो बता दें हमें। नहीं सर, हम भी जान लेना, कुछ तो समझ देश की जनता भी रखती है। देखिए, आरएसएस के लोग कभी सच बोलने की क्षमता रखते ही नहीं है, ना रख सकते। सर, सवाल इसलिए इस तरह का निकल कर आ रहा है, आपने देखा होगा राहुल गांधी ने जब मोदी सरनेम को लेकर के उनकी संसद सदस्यता, उनका घर बंगला सब कुछ छीन गया, लेकिन गिरिराज सिंह हो गए या फिर अशोक यादव हो गए, इन लोगों पर फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इन लोगों की संसद सदस्यता पर सवाल और उंगली क्यों नहीं खड़ा हो रहा? क्योंकि पदों पर बैठे हुए हैं, मशीनों द्वारा चुनाव जीत कर। और इसीलिए हम कहते हैं ना, देश का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है, इसीलिए मैं अपने हर इंटरव्यू में उसका जिक्र करता हूं। बाकी सब इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, वोट चोरी भी इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना असली वोट चोरी करने की जरिया है मशीनें, मशीनों से चुनाव। तो इसकी बुनियाद पर ये लोग सब जीतते। इनको ये पता है कि वोट तो हमें मिलने नहीं,
लोग हमसे नफरत करते हैं। चाइना और पाकिस्तान के ये फॉलोअर्स हैं या उनके जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका ये उनके एजेंडे पे चलना है, इन्हें मजबूरी है इनकी, नहीं तो आरएसएस के हेडक्वार्टर नाराज हो जाएगा। तो ये सब काम तो ये उसलिए करते हैं। जीतना तो इन्हें इलेक्शन मशीनों द्वारा है। जैसे ही मशीनों द्वारा इलेक्शन खत्म होगा, आरएसएस और बीजेपी के हर कैंडिडेट की जमानतें जब्त होंगी। उसके बाद जो भी सरकार आएगी वो लंबे समय तक बाबा साहब के कानून और बाबा साहब के संविधान के तहत मुकदमे चला के, ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल पारदर्शी मुकदमे चला के इनको जेलों में जाना है, और वहां भी इनकी चक्की पीसनी है इन्हें सालों साल तक, सैकड़ों साल तक। ये बात नियति है इनकी, तय है। दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती, सिर्फ समय आने का इंतजार है। समय आएगा और ये सब लोग जेलों में। सर आखिर में ये भी बताते चलिए, आजम खान साहब कहते हैं मतलब मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता कहा जाता है पूरे देश भर, जेल से बाहर आते हैं, नाराजगी कम नहीं हो रहा उनका, क्या वजह? अब तो ये भी चर्चा होने लग गई है जो मायावती की तरफ उनका झुकाव हो सकता है। अभी मैं आजम खान साहब को स्टडी कर रहा हूं, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। उस दिन मैं स्टडी कर लूं कि वो जेल से कानूनी लड़ाई लड़के ही निकले सिर्फ, या इसकी कोई और भी वजह है, वो समय आने पर क्लियर हो जाएगी, तब मैं उस पर कोई टिप्पणी करना चाहूंगा। आज मैं कोई टिप्पणी उन पर करना नहीं चाहता जब तक वो जेल के अंदर थे। हालांकि मैं उनका विरोधी रहा हूं, क्योंकि एक जो पहले कुछ और नाम था उनका, त्यागी बन गया ना, वो वक्फ बोर्ड के, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे। उन्होंने शिया वक्फ बोर्ड में इतनी लूट मचाई है कि मैं आजम खान साहब ने उन्हें बनाया था, इसलिए आजम खान साहब का विरोधी था। उन्होंने शिया वक्फ बोर्ड में सारी प्रॉपर्टीज लूट ली। रिजवी साहब थे उनका नाम, मैं नाम हालांकि लेता नहीं हूँ, और त्यागी हैं वो। तो उन्होंने, उनको बनाने वाले आजम खान साहब थे, या उनको कंटिन्यू करने वाले आजम खान साहब थे। अब ये बाहर आ गए, और बाहर आने के बाद एक खास तरह की बातें ये कर रहे हैं। अब मैं इनको स्टडी कर रहा हूं, मैं इस पर टिप्पणी करूंगा, लेकिन कुछ दिन बात करूंगा। देख लेते हैं क्या ये सच में कानूनी लड़ाई लड़के बाहर आए, आरएसएस और बीजेपी की मुखालफत के बगैर, के साथ करने के बावजूद, या ये कुछ और तरीके से बाहर आए। जेल से बाहर बहुत सारे लोग आए जी, लेकिन वो किस लाइन पे चले हैं, ये जेल के डर से बहुत सारे लोग जेल में गए भी नहीं, आरएसएस और बीजेपी को ज्वाइन किया। मैं अभी स्टडी कर रहा हूं। मेरी जिम्मेदारी ईमानदार अम्बेडकरवादी होने के नाते जो भी कमजोर वर्गों के नेता हैं उस पर टिप्पणी करना मैं बहुत आवश्यक समझता हूं, क्योंकि मैं तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करूंगा नहीं। अच्छा, और अम्बेडकरवादी अपने उस पर, जब भी हम करेंगे कोई अम्बेडकरवादी पार्टी जो बनेगी अल्टीमेटली वो ही ज्वाइन करेंगे, उससे पहले हम कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे नहीं। तो लेकिन टिप्पणी करना, लोगों का मार्गदर्शन करना मैं अपना फर्ज समझता हूँ, वो मैं करूंगा, लेकिन अभी इसीलिए सवाल अभी एक और निकल करके आ रहा है सर। वो कहते हैं मैं अखिलेश यादव के अलावा किसी नेता से नहीं मुलाकात करूंगा, समाजवादी पार्टी के, और वो और कई पार्टियों का नाम नहीं लेते, सिर्फ समाजवादी पार्टी का वो नाम लेते, जो समाजवादी पार्टी से सिर्फ मुलाकात करूंगा तो सिर्फ अखिलेश यादव जी से। फिर अखिलेश यादव अकेले जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। तो ये क्या मतलब दर्शा रहा है? कुछ 2027 से चुनाव से पहले कुछ बड़ा, कुछ खेला होने वाला बिहार, माफ कीजिएगा, यूपी के अंदर में? खेला तो अल्टीमेटली सबसे बड़ा हो चुका है। ये तो सब मुंह दिखाने की चीजें होती हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये एक्सप्लेनेशन दे सके कि हम इस वजह से जीत गए चुनाव, उस वजह से जीत गए। खेला तो मशीनों द्वारा है, बाकी सब मिथ्या है, बाकी सब इस लायक नहीं है जो इनके औजार हैं आरएसएस और बीजेपी के, कि इनकी सरकार बना सके। चुनाव का खेला मशीनों द्वारा है, जो मशीनों से भटक के इधर उधर जाता है। तो आजम खान साहब अगर सच में आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ हैं तो मशीनों के खिलाफ अब तक नहीं बोले। मैं इनका इंतजार कर रहा हूं कि वो मशीनों के खिलाफ, वो भी समाजवादी कहते हैं अपने आप को, बाकी सब अम्बेडकरवादी कहते हैं। बाकी सब मिथ्या है। जो व्यक्ति आरएसएस के और बीजेपी के सबसे बड़े हथियार इन चुनाव में वोट चुराने की मशीनों के खिलाफ सबसे मुखरता से नहीं बोलता, उस पर मुझे शक ही रहता है। सीधी सीधी बात है, अगर वो बोलेंगे मशीनों के खिलाफ तब मेरा शक कम हो। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमने कई सारे सवाल लिए, कई